तो खतरे की घंटी बज चुकी है, जिसकी जद में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। साथ ही बीएसपी पर भी अस्तित्व को बचाने का संकट मंडरा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि दलितों का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। अब आप कहेंगे कि दलित तो बीजेपी का कोर वोटर है ही नहीं, तो खतरा कैसा? लेकिन ऐसा नहीं है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या फिर 2022, इन चुनावों में बीजेपी को दलित वोटरों का अच्छा खासा समर्थन मिला था। लेकिन 2024 में ये वोटर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। खुद बीएसपी भी इस बार हाथ मलते रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। तो 2024 में बीजेपी जहां 400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी थी, तो बीएसपी ने एकला चलो रे का नारा बुलंद किया था। बीजेपी को बीते 2 लोकसभा चुनावों की तरह सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से थी, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए, पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर उतरी बीजेपी को महज 33 सीटों पर ही जीत मिल पाई। इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। चुनाव के पहले बीजेपी कहती रही कि हम 10 साल के अपनी सरकार के काम पर वापस सत्ता में लौटेंगे। कहा गया है कि मोदी सरकार की योजना का सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिला है, ये कहा भी जा रहा था। सरकार ने लोगों को घर दिए, मुफ्त इलाज दिया, फ्री का राशन दिया और ना मालूम क्या क्या दिया। कहा यह गया कि बीजेपी ने 10 साल में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है जो उसे 400 पार लेकर जाएगा। लेकिन 400 पार तो दूर, 273 के भी लाले पड़ गए। कहा गया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही, जिसकी वजह से यूपी में दलितों ने बीजेपी से किनारा कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी से किनारा करने तक तो ठीक था, लेकिन बीएसपी का वोट शेयर कैसे घट गया? मायावती को तो दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है। ऐसे में दलितों ने बीएसपी को क्यों खारिज कर दिया? चुनाव दर चुनाव बीएसपी का वोट बैंक आखिर घटता क्यों जा रहा है? दरअसल बीजेपी के जनाधार घटने के लिए और कारण है, लेकिन बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी के जनाधार घटने के लिए कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। पहला, बीजेपी की बी टीम। जी हाँ, पूरे चुनाव में बीएसपी के खिलाफ सपा और कांग्रेस ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसका असर हुआ और सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सपा का गठबंधन बीजेपी और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ा। बीएसपी का जनाधार घटने का दूसरा बड़ा फैक्टर रहा सेकंड लाइन लीडरशिप का न होना। जब से मायावती ने बीएसपी की कमान संभाली है, तब से बीएसपी की हर रणनीति, हर फैसला मायावती ही लेती। पार्टी में उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन जमाना बदल गया है। एक ही चेहरे को देख देख कर लोगों को बोरियत होने लगती है। साथ ही युवा वोटर बुजुर्ग नेता से वैसा कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसके चलते वो अपने लिए कोई नया नेता चुन लेते हैं। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने पार्टी में नए नेताओं को न तो बढ़ावा दिया, और जो गिने चुने जमीनी नेता थे भी वो या तो सपा में चले गए या फिर बीजेपी के साथ हो लिए, जिसके चलते मायावती अपनी पार्टी में एकदम अकेली पड़ गई। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, फिर लोकसभा चुनाव में इमैच्योर कहकर उन्हें किनारे कर दिया। आकाश आनंद को जहां दलित नेता चंद्रशेखर की काट माना जा रहा था, वहीं बीच चुनाव में मायावती का उन पर कार्रवाई करने का दांव उल्टा पड़ गया। बीएसपी का 2014 की तरह खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि 2019 में बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि मायावती ने फिर से आकाश आनंद की ताजपोशी कर दी है। आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, यूपी का इंचार्ज और मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। बीएसपी की हार का जो तीसरा फैक्टर रहा वो है मुस्लिम कार्ड का फेल होना। बीएसपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी का ये दांव धरा का धरा रह गया। कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया, जिसकी खींच मायावती ने निकाली और कहा गया कि अगली बार किसी भी चुनाव में मुस्लिम समाज को टिकट अब सोच समझ कर ही देगी। तो बीएसपी को सालों से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि का मानना है कि मायावती लोकसभा चुनाव से सबक लेकर अखिलेश की तरह पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति पर अब फोकस कर सकती। देखिए, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ये दिखने लगा है कि बहुसंख्यक वर्ग यानी कि जो हिंदू वोटर है वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं है, बल्कि तमाम आधारों पर विभाजित होकर अलग अलग जगह वोट दे सकता है। तो मुझे लगता है इसमें सभी दलों को अपने लिए संभावनाएं दिखने लगी हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इन संभावनाओं का फ़ायदा उठाया है, और अब मायावती भी, मुझे लगता है जो उन्होंने एक अपने पार्टी के लिए लीडरशिप का नया प्लान तैयार किया है, उसके तहत उन्हें भी इसी बड़े वर्ग में अपने लिए जगह निकालनी है। तो आपने रतन मणि लाल जी को सुना।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का मानना है कि मायावती नए सिरे से अपनी पार्टी की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। पीडीए अखिलेश ने किया था, फिर पीडीएम आ गया, पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान इन्होंने बनाया। एक्चुअली समाज में सबको बिना जोड़े कोई राजनीतिक दल मजबूत नहीं हो सकता। इस तरह के फार्मूले देने वाले अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। अगर अखिलेश जी का पीडीए ही 100% सक्सेस हुआ होता तो 80 की 80 सीट उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से फिर वो ये अलायंस सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अब मायावती की तरफ से एक नई कोशिश की जा रही है। इस देश में बहुत लंबे समय से दलित और मुस्लिम एकता की बात हो रही है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था और वो तो इसके पक्षधर थे कि पाकिस्तान बनने के बाद पूरे के पूरे इस्लाम को मानने वालों को वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। बीएसपी का वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राज कहते हैं कि 2012 से लगातार बीएसपी का जनाधार घट रहा है, जिसके पीछे कई कारण हैं। चुनाव हारने के बाद बसपा की चुनौतियां लगातार सघन हुई है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो और अब फिर 2024 का। आप देखेंगे कि लगातार जो है उनका जो है कोर वोट बैंक जो है खिसकता गया है। सत्ता में हटने के बाद जो है अमूमन जो है राजनीतिक दलों के समक्ष ये चुनौती होती है कि अपना वोट बेस को जो है बनाए रखें, लेकिन मायावती जी जो है लगातार उसको खोती गई है। अब इस बार 2024 के चुनाव में देख लीजिए, गैर जाटों जितने भी मत थे जो उनका कोर वोट बैंक समझा जाता था, वह इस बार समाजवादी पार्टी में ठीक उसी तरह से शिफ्ट हुआ जैसा कि 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिफ्ट हुआ। अब ये सवाल उठता है कि पिछड़ा दलित और मुसलमान पीडीएम जिसकी जो है एक जो रोड मैप तैयार कर रही है, उसके जरिए अपना जो है कोर वोट बैंक के साथ साथ जो है एक सत्ता में आने के लिए ये जो एक नया सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया वो कितना कारगर होगा। इधर बीजेपी के लिए 2024 के नतीजों ने सिरदर्दी बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जिस फॉर्मूले से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, आखिर वो 2024 में फेल कैसे हो गया। दरअसल दलित फैक्टर भले ही बीजेपी की सरकार का लाभार्थी रहा हो, लेकिन अखिलेश ने जिस पीडीए का नारा गढ़ा उसकी काट ना तो बीजेपी के पास थी और न ही बीएसपी के पास। अखिलेश ने वो कर दिखाया जो मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए। दरअसल अखिलेश ने अपने परिवार से इतर एक भी यादव प्रत्याशी नहीं उतारा। मुस्लिम, गैर यादव, ओबीसी और मुस्लिम प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी। नतीजा सपा को बम्पर सफलता मिली और सपा के साथ से एक सीट वाली कांग्रेस की तबीयत भी हरी हो गई, जिसके चलते कांग्रेस 6 सीटें यूपी में जीतने में कामयाब रही। तो अब यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं अब तक उपचुनावों से किनारा करने वाली बीएसपी भी इस बार उपचुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही सपा और बीजेपी अपनी अपनी साख बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे ही। तो लिहाजा जो उपचुनाव जीतेगा उसका फायदा उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर 2027 के चुनाव में मिल सकता है। कहते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो वोटर ही दर्द देता है, वोटर ही दवा है। जो जनता सिंहासन पर बिठाती है वही जनता सिंहासन से उतारने में भी देरी नहीं लगाती। बीजेपी और बीएसपी के लिए खतरे की घंटी न सिर्फ बज रही है, बल्कि अगर दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो फिर सपा कांग्रेस के लिए 2027 का रण जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।